हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स के लिए आर्ट एंड कल्चर की हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें इंडियन फिलोसॉफिकल सिस्टम्स में हेटेरोडॉक्स सिस्टम्स में बुद्धिज्म का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं हम। यानी कि आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज्म के संघ, बुद्धिस्ट काउंसिल्स क्या कब हुई, क्या हुई और क्या हुआ उन काउंसिल्स में, और कुछ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लिटरेचर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं तो एंशिएंट और मिडिवल, मॉडर्न और कल्चर की सीरीज़, राइट, प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो सीरीज़ है उनको थॉरली फॉलो करें। उनमें जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब मुझे कमेंट में दें और अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। उसके अलावा इन सभी सेशंस के पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री। सभी स्पेशल क्लासेस के लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिलेंगे। और अगर आपका कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डाउट अपना भेज सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इसी नाम से आपको मैं इंस्टा पर भी मिल जाऊंगा। उसके अलावा यूपीएससी सीएससी थरो प्रिपरेशन के लिए अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें डेली लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, हाईली स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज है, लाइव टेस्ट और क्विज़ और अनलिमिटेड एक्सेस टू दी कंटेंट है। लेकिन प्लस से ऑलवेज बेटर रहेंगे आइकॉनिक प्लान्स, क्योंकि आइकॉनिक में ज़्यादा फीचर होंगे, बट स्टिल मैं रेकमेंड करूंगा आपको कि आप एक साल या उससे ऊपर का सब्सक्रिप्शन प्लान लें, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे ऑफर्स मिलेंगे और प्राइस भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्काउंटेड रहेगा। ठीक है, आइकॉनिक में पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल कोच मिलता है आपको, टेस्ट एनालिसिस मिलता है आपको, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, स्टडी मटेरियल, स्टडी प्लानरी, एडिशनल फीचर मिलते हैं। और 10% डिस्काउंट अगर आपको चाहिए तो आप मेरा डेफिनेटली कोड यूज़ कीजिएगा, चौहान सर हिस्ट्री। ऑप्शनल के लिए आप अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप कॉम्बो ऑफर लें, क्योंकि कॉम्बो ऑफर में आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। किताब सीरीज अनअकैडमी ने शुरू करी है, हर वीक 2 बुक्स आपको यूपीएससी सीएससी से रिलेटेड जो है वो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स समझाएंगे उन बुक्स में क्या है, जो कि यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन में आपको बहुत मदद करेगा। सो सब्सक्राइब करने के लिए डेफिनेटली आप मेरा कोड यूज़ कीजिएगा, चौहान सर हिस्ट्री। उसके अलावा जीएस प्लस ऑप्शनल, मैंने बोला ना कॉम्बो ऑफर है, जीएस के कोर्सेज, ऑप्शनल के कोर्सेज, या आइकॉनिक जीएस और ऑप्शनल के कोर्सेज, एंड दीज आर द प्राइजेस, दीज आर द डिस्काउंटेड प्राइजेस। ये है, देखिए, एक साल का 57,500, 2 साल का 83,100, ठीक है, 3 साल का 1,01,010 रुपीज़। सिमिलरली आइकॉनिक जीएस प्लस ऑप्शनल के ये प्राइजेस है 76,500, 1,17,750 एंड 1,55,750 फॉर 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर रिस्पेक्टिवली। सो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, मान लीजिए आपने 1 साल का या 2 साल का प्लान लिया जीएस प्लस ऑप्शनल, तो आपको जीएस के कोर्सेज मिल रहे हैं, साथ में ऑप्शनल का कोर्स मिल रहा है, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिल रही है अगर आप 21 जुलाई से पहले पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं, जिसकी अदरवाइज वर्थ 15,000 है, फ्री मिल रही है साथ में। उसके अलावा जीएस की टेस्ट सीरीज मिल रही है आपको, जिसकी अदरवाइज वर्थ 30,000 है। स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको, जिसकी अदरवाइज वर्थ जो है वो 10K है। सो अगर आप अभी सब्सक्राइब करते हैं 21 जुलाई को, क्योंकि 1 अगस्त से पहले, 1 अगस्त के बाद जो है वो प्राइस हाइक हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो 57.5K में आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जो मेंस 2022 तक वैलिड रहेगी। जीएस के कोर्स मिल रहे हैं, ऑप्शन के कोर्स मिल रहे हैं, जीएस की टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल मिल रहा है आपको। और अगर आप 2 साल का प्लान लेते हैं, ठीक है, 21 जुलाई से पहले पहले, तो आपको अनअकैडमी का प्रॉमिस भी मिल रहा है, जिसमें आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड रहेगा। अगर आप 2 साल में यूपीएससी प्री जो है वो नहीं क्रैक कर पाए, तो आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो तीसरे साल के लिए वैलिड हो जाएगा, यानी 1 साल का सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी आपको अपनी तरफ से दे रहा है। ठीक है, दिस इज अनअकैडमीज प्रॉमिस। उसके अलावा महा सब्सक्रिप्शन ऑफर तो है ही, 1 साल के प्लान मेंस 2022 तक वैलिड है, 2 साल के मेंस 2023 तक वैलिड है। टेस्ट सीरीज है 80 टेस्ट एवरी ईयर, ये जीएस वाली टेस्ट सीरीज है प्री प्लस मेंस, इसकी अदरवाइज वर्थ 30,000 है। लेकिन अगर आप 1 साल या उससे ऊपर का प्लान सब्सक्राइब करते हैं जीएस प्लस ऑप्शनल कॉम्बो वाला, तो उसमें आपको ये साथ में मिलता है। और अगर एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो लोन ले सकते हैं, अनअकैडमी जो है वो लोन प्रोवाइड करता है आपको, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा उसमें। हर नई वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। स्टडी मटेरियल है, 20 बुक्स का सेट है, 1 साल या उससे ऊपर का प्लान लेंगे तो आपको साथ में मिलेगा। तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि जीएस प्लस ऑप्शनल को सब्सक्राइब करें, इससे पहले कि प्राइजेस बढ़ जाएं। ठीक है, उसके अलावा फिनिक्स रिवीजन बैचेस शुरू हो रहे हैं, 1 साल के बैचेस, 2 साल बैचेस शुरू हो रहे हैं, मेक श्योर कि आप जुड़े इन बैचेस के साथ। और रिपोर्ट एंड विन बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है अनअकैडमी का। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि मेरी किसी भी वीडियो में कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट मैंने यूज़ किया है, तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, पैथ फाइंडर, राइज, वर्ल्ड अफेयर। अनलॉक करने के लिए कोड यूज़ कीजिएगा, चौहान सर हिस्ट्री। और हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट तो होता ही है, एवरी संडे 11 AM। 4 करोड़ के
पूल में से आपको स्कॉलरशिप मिलती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा ये टेस्ट। 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस करने हैं आपको। फ्री लाइव टेस्ट है आपके एंड्रॉइड डिवाइस पर। एनरोल करने के लिए कोड यूज कीजिएगा चौहान सर हिस्ट्री। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। बुद्धिस्ट संघ हमें समझना है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स हमें समझनी है और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स को आज हमें समझना है। पिछले टॉपिक में हमने देखा सिद्धार्थ गौतम यानी कि गौतम बुद्ध से जुड़े हुए, उनके जीवन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को हमने समझा था और उनकी फिलॉसफी को हमने समझने की कोशिश किया था। ठीक है, कि जो बुद्ध हैं उनकी बुद्धिज्म की फिलॉसफी क्या है। आज हम उनके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया जो संघ है उस संघ की फंक्शनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे कि काउंसिल्स क्या है, बुद्धिस्ट काउंसिल्स कैसे हुई और क्या स्क्रिप्चर्स उन्होंने क्रिएट करे। ठीक है, सो बुद्ध हैड टू काइंड ऑफ डिसाइपल्स। पहला तो मंक यानी भिक्षु या श्रमण जिन्हें कहते हैं, और दूसरे ले वर्शिपर्स या उपासिका। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा बोलता हूं टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। बुद्धिज्म से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी पर सवाल जो है वो घुमा फिरा कर प्री में जो है वो बनेगा ही बनेगा। तो श्रमण कौन है, ठीक है, और उपासिका कौन है या उपासक कौन है। सो एज द नेम सजेस्ट, श्रमण वो जो श्रम करता है, जो भिक्षु का जीवन जीता है, जो बिल्कुल हार्डशिप में जी रहा है, उन्होंने जो है वो रिनंस कर दिया है अपनी सोशल लाइफ को। ठीक है, वो प्रॉपर मंक्स की तरह जी रहे हैं, उन्होंने संघ ज्वाइन किए हैं। और दूसरे उपासिका कौन है, ठीक है, ये उपासक कौन है, जो कि बुद्धिज्म को फॉलो तो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने अपने जो लाइफस्टाइल है उसको रिनंशिएट नहीं किया है, लेकिन वो बुद्धिस्ट टीचिंग्स को अपने लाइफस्टाइल में फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं और वो त्रिरत्न को मानते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ को जो है वो मानते हैं, लेकिन थॉरली उसको फॉलो नहीं कर रहे, यानी कि सब कुछ रिनंशिएट करके जो है वो बाल बाल मुंडवा के मंक जो है वो नहीं बने। वो उनको कहा गया उपासक। जो श्रमण है वो श्रम का जीवन जी रहे। ठीक है, तो आपको श्रमण बुद्धिज्म में, जैनिज्म में, आजीविकाओं में भी नजर आएंगे। ठीक है, तीनों में नजर आएंगे श्रमणिक। नेक्स्ट, मंक्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू द संघ फॉर पर्पस ऑफ स्प्रेडिंग हिज टीचिंग। सो बुद्धिस्ट टीचिंग्स को स्प्रेड करने के लिए बुद्ध ने ही खुद संघ की स्थापना की थी। ठीक है, जिसके अंडर जो है वो गौतम बुद्ध के क्या थे, डिसाइपल्स थे, जो कि फर्दर बुद्ध की टीचिंग्स को आगे बढ़ाते थे, यानी कहते थे कि अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना है आपको निर्वाण की प्राप्ति के लिए। ठीक है, द संघ वॉज गवर्नड ऑन डेमोक्रेटिक लाइन्स एंड वॉज एम्पावर्ड टू एनफोर्स डिसिप्लिन अमंग इट्स मेंबर्स। नाउ आफ्टर द डेथ और डिमाइज ऑफ बुद्धा, संघ ऑपरेट कर रहा था लेकिन वो डेमोक्रेटिक लाइंस पर ऑपरेट करता था। यानी उस संघ को कौन लीड करेगा, कैसे लीड करेगा, ये सब बातें डेमोक्रेसी से, यानी कि किसी ना किसी तरीके का जो है वो एक वोटिंग मेथड के माध्यम से डिसाइड किया जाता था कि संघ के कौन लीड करेगा या संघ के क्या फंक्शंस रहेंगे। और दूसरी चीज, संघ के पास शक्ति थी डिसिप्लिन एनफोर्स करने की। बुद्ध ने एक सर्टेन सेट ऑफ डिसिप्लिन बताया था कि संघ के मेंबर में होना चाहिए, उसको एनफोर्स करने की अथॉरिटी है संघ के पास। नेक्स्ट, द मेंबरशिप। अब कौन मेंबर बन सकता है। अब बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को ना ही विरोध किया ना ही सपोर्ट किया, लेकिन ही ओपन्ड द मेंबरशिप ऑफ संघ फॉर एवरीवन। बट एट फर्स्ट ही वाज ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ एडमिटिंग वुमेन टू द संघ। ठीक है, सो मेंबरशिप किस किस के लिए ओपन है, फॉर ऑल पर्संस मेल एंड और फीमेल एंड हु वर फ्री फ्रॉम लेप्रेसी, जिनको लेप्रेसी जो है वो ना हो, कोई लेपर ना हो, कुष्ठ रोगी ना हो। ठीक है, उसके अलावा कंजम्पशन ना करता हो, यानी किसी तरीके के नशे में ना फंसा हो, राइट, एडिक्ट ना हो, और अदर इन्फेक्शियस डिसीज या और किसी तरह की इन्फेक्शियस डिसीज ना हो, जिससे अन्य जो है वो संघियों को, अन्य जो बुद्धि हैं, मतलब अन्य जो भिक्षु हैं, उनको बीमारियां ना लग जाए। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई व्यक्ति है तो वो दूर रहे, अदरवाइज मेल या फीमेल सभी के लिए संघ खुला है। ठीक है, देयर वाज नो कास्ट रिस्ट्रिक्शन। सो कास्टिज्म से ये बाहर है क्योंकि ये वैदिक सोसाइटी को भी चैलेंज करता है, इसीलिए मैंने बोला ना, इट इज मोर ऑफ अ सोशल रिफॉर्म, राइट। Initially, Buddha was not in favor of admitting women in the Sangh. However, he admitted them at the repeated request of his chief disciple Ananda and his foster mother Mahaprajapati Gautami. So, बुद्ध की खुद की माता की मर जाने के बाद महाप्रजापति गौतमी ने बुद्ध को पाला। तो जब बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ और उन्होंने संघ एस्टेब्लिश किया, तो महाप्रजापति गौतमी उस संघ को ज्वाइन करना चाहती थी। बुद्ध के डिसाइपल आनंद जो है वो चाहते थे कि महिलाएं भी ज्वाइन करें। किस तरह की इक्विटी है, अगर आप किस तरह की इक्वालिटी है, किस तरह का एनलाइटमेंट है अगर आप महिलाओं को नहीं जोड़ रहे हैं तो।
ठीक है। तो फिर पहले तो बुद्ध मानते नहीं थे। इनफैक्ट बुद्ध ने यह पॉइंट कहा है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में यह पॉइंट कोट हुआ है कि बुद्ध ने ऐसा कहा है कि 500 साल चलेगा अगर महिलाएं ऐड हो गई, और नहीं हुई तो 1000 साल चलेगा बुद्धिज्म। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि महिलाओं की वजह से बुद्ध जो है वो मतलब जो संघ है वो ठीक से फंक्शन नहीं कर सकेगा, कहीं ना कहीं पॉल्यूट या करप्ट हो जाएगा। ठीक है। बट स्टिल वुमेन एंड people of all professions or caste and creeds were allowed to join the Buddhist Sangh. ठीक है। But person who were in service of the king or an individual or who were in debt or had been branded as a robber or criminals were refused admission into the Sangh. उसके अलावा और किस किस पर रिस्ट्रिक्शन है? किंग के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो ठीक है, आर्मी क्योंकि अहिंसा करनी है तो किंग के लिए अगर कोई काम कर रहा है, खास तौर पे अगर कोई मार्शल कैपेसिटी में है, यानी कि आर्मी से जुड़ा हुआ है, फोर्सेस से जुड़ा हुआ है, तो वो बुद्ध के संघ में नहीं जुड़ सकता। उसके अलावा कोई कर्जदारी है तो वो बुद्ध के संघ में नहीं जुड़ सकता। कोई अगर चोर चकारी का जिसके ऊपर ठप्पा लग गया है वो बुद्ध के संघ में नहीं ज्वाइन हो सकता। ठीक है। Whenever a new person desired to join the Sangh, he or she had to shave his head or her head, put on a yellow robe and take the oath of fidelity to Triratna. So अगर कोई बुद्ध में ज्वाइन करता है तो क्या सेरेमनी है? सर मुंडवा के पीले वस्त्र पहनने हैं। ठीक है। धीरे धीरे वो केसरी वस्त्र में बदले, बट पीले वस्त्र पहनने हैं, और वो फिर त्रिरत्न की प्रति अपनी पूर्ण जो है वो मतलब वो कसम लेंगे कि वो त्रिरत्न को पूरी तरह फॉलो करेंगे, पूरी तरह अपने आप को समर्पित करेंगे। ठीक है। और त्रिरत्न क्या है? बुद्ध हिमसेल्फ, द धम्मा और द डॉक्ट्रिन प्रीच्ड बाय बुद्ध हिमसेल्फ, और तीसरी द संघ एस्टेब्लिश्ड बाय बुद्ध। तो ये बुद्ध से ही जुड़े हुए त्रिरत्न हैं। ठीक है। तो इन तीनों के प्रति जो है वो अपनी फिडेलिटी वो मतलब क्या करते हैं, मतलब ओथ लेते हैं कि अब ये लॉयल रहेंगे इन तीनों चीजों के लिए। ठीक है। ध्यान रखना आपको, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ जो है वो त्रिरत्न है बुद्धिज्म के। आप मुझे जैनिज्म के त्रिरत्न बताएंगे क्या है? ठीक है। क्या जैनिज्म में त्रिरत्न है भी या नहीं? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मोनेस्ट्रीज वर कंस्ट्रक्टेड फॉर द अकोमोडेशन ऑफ मंक्स एंड नन्स फॉर कैरिंग ऑन देयर स्टडीज एंड मेडिटेशन विच ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू एकेडमिक्स सेंटर्स। सो अब संघ बना तो काफी फॉलोअर्स जुड़ गए। अब उनके रहने सहने के लिए भी कुछ आर्किटेक्चरल सिस्टम चाहिए, तो मॉनेस्ट्रीज बनना शुरू हुई। यहां पर हमें धीरे धीरे चैत्य और विहार एस्टेब्लिश होते हुए नजर आते हैं। ठीक है। चैत्य क्या है? जो प्रेइंग हॉल होता है, जिसमें पहले सबसे एंड में स्तूप हुआ करता था, बाद में फिर बुद्ध की मूर्ति होने लगी। ठीक है। और विहार क्या है? जहां पर रेस्ट करते हैं मंक्स या रहते हैं, यानी मंक्स के क्वार्टर्स हैं वो बेसिकली। तो इस तरह के एकेडमिक सेंटर्स और महाविहार या बड़े जो है वो एकेडमिक सेंटर्स डेवलप हुए, जहां पर नॉट जस्ट बुद्धिस्ट टीचिंग लेकिन अन्य कई स्क्रिप्चर्स जो है वो पढ़े और पढ़ाए भी जाते थे, जो कि इवेंचुअली धीरे धीरे यूनिवर्सिटीज के फॉर्म में डेवलप भी हुए, और कई डायनेस्टीज ने, कई राजाओं ने, कई एम्पायर्स ने उनको पैट्रोनाइज भी किया है। ठीक है। एग्जाम्पल्स देंगे, और एक्चुअली मैं एग्जाम्पल्स कई दे भी चुका हूं, आप मुझे ऐसे पैट्रोनेज के एग्जाम्पल्स देंगे कमेंट में। ठीक है। देयर वर अ स्पेशल कोड फॉर नन्स रिस्ट्रिक्टिंग देयर रेजिडेंस एंड मूवमेंट। अब महिलाओं के लिए स्पेशल अलग से, यानी कि अब महिला और पुरुष के लिए अलग अलग कोड है, ध्यान रखिएगा। सरिपुत्र कौन है आप मुझे बताएंगे? मैंने पहले मेंशन किया, और इससे रिलेटेड एक लिटरेचर है, आप मुझे उस लिटरेचर का नाम भी बताएंगे, किसने लिखा है वो भी बताएंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने मेंशन किया इंडियन लिटरेचर वाले टॉपिक में। ठीक है। उसके अलावा मोगलना, आनंदा, ठीक है, कसप्पा, ये सब जो है वो क्या है? सम ऑफ द फेमस मंक्स, और जो डिसाइपल्स भी रहे किसके? बुद्ध के। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मंक्स ऑफ मोनेस्ट्री वर टू होल्ड अ फोर्टनाइट असेंबली। अब देखिए डेमोक्रेटिक लाइंस पे कैसे संघ काम करता है। एक फोर्टनाइट यानी कि 2 हफ्ते की असेंबली होती है, एंड वर टू इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट। इलेक्ट कर रहे हैं अपने प्रेसिडेंट को, जिसको कहा जाएगा संघ परिनायका, एंड टू सेलेक्ट 2 स्पीकर्स, वन ऑन धम्म अदर ऑन विनय। ठीक है। धम्म और विनय पे बोलने के लिए 2 स्पीकर्स, और उसके ऊपर संघ परिनायका, ऑल इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली। ठीक है। इन द असेंबली मीटिंग्स देयर वर द सिम्टम्स of formal moving of resolution and ballot voting by means of wooden sticks. ठीक है।
तो यहां पर हमें डेमोक्रेटिक लाइंस देखने को मिलती हैं। बैलेट वोटिंग हो रही है, बैलेट के अंदर जो है वुडन स्टिक्स डाली जाएंगी और वुडन स्टिक्स पर जो है वो लिखा होगा। यही हमें ट्रेडिशंस चाइना तक और मतलब साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिले। ठीक है। नो असेंबली वॉज वैलिड अनलेस एटलीस्ट 10 मंक्स वर प्रेजेंट, और लीस्ट नंबर क्या है एक असेंबली का? 10 मंक्स। नोविसेस एंड वुमेन, बहुत इंपॉर्टेंट, क्या वुमेन इन असेंबलीज को अटेंड कर सकते थे? सो दे कैन अटेंड द असेंबलीज बट दे डिड नॉट हैड द राइट टू वोट इन इट, राइट, वर नीदर एंटाइटल्ड टू वोट और नॉट कंस्टिट्यूट द कोरम, और वो कोरम का हिस्सा भी नहीं बन सकते हैं। ठीक है। सो दे कैन बी द पार्ट ऑफ संघ बट दे कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ द, मतलब वोट नहीं कर सकते, और जो एलीट काउंसिल्स हैं या जो कमिटीज एस्टेब्लिश करते होंगे उनका हिस्सा जो है वो नोवाइस कौन होते हैं? जो नूब्स होते हैं, है ना। नूब्स जो है, जो मतलब नया नया जिन्होंने ज्वाइन किया है संघ को, वो नहीं बन सकते, और वुमेन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। देखिए, तो यहां पर जो है वो हमें थोड़ा पेट्रियार्कल सोसाइटी का असर आता हुआ नजर आ रहा है। कहां पर? बुद्धिस्ट संघ में भी। ठीक है। अब देखते हैं फैला कैसे बुद्धिज्म, स्प्रेड कैसे रहा। तो पहले हमने देखा बुद्धिस्ट संघ वो कैसे काम करता है, बेसिक पॉइंट उठाए उसके बारे में। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्ध ने अपने जीवन में भी कई जगहों पर जाकर बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। ठीक है। owing to the organized efforts made by Sangh, Buddhism made rapid progress in North India even during Buddha's lifetime. Buddha, after the attaining enlightenment, spread his message far and wide in North India and visited places like Banaras, राजगिर, श्रावस्ती, वैशाली, नालंदा एंड पातलीग्रामा। ठीक है। सो दीज वर द प्लेसेस विजिटेड बाय बुद्ध हिमसेल्फ। मगध, कोसला, कोसांबी एंड सेवरल रिपब्लिकन स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एम्ब्रेस्ड हिज रिलीजन। बहुत इंपॉर्टेंट, किस किसने? मतलब खास तौर पे जो गण संघ हैं, ठीक है, और जो ईस्टर्न पार्ट वाले जो महाजनपद या गण संघ हैं या जनपद हैं, उन्होंने बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया। तो साफ साफ हमें ये टेरिटोरियलिज्म या रीजनलिज्म नजर आ रहा है। किसमें? पैट्रोनेज ऑफ अ पर्टिकुलर फॉलोइंग या पर्टिकुलर रिलीजियस फिलॉसफी की पैट्रोनेज के पीछे हमें रीजनलिज्म नजर आ रहा है कि नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में या वेस्टर्न वाले रीजन में वैदिक ब्राह्मणिज्म को पैट्रोनेज ज्यादा है एज कंपेयर टू बुद्धिज्म। लेकिन स्टिल बुद्धिज्म जो है वो एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट तक पहुंचेगा धीरे धीरे, राइट। बट आपको मुझे सवाल में जवाब देना है कि बुद्ध के कंटेम्पररी शासक कौन कौन है। ये मैंने पहले क्लासेस में मेंशन किया। हु वर द कंटेम्पररी रूलर्स ऑफ किंग्स के नाम बताने, मुझे महाजनपदों के शासकों के नाम बताएंगे कमेंट में। ठीक है। नाउ अबाउट 200 years आफ्टर डेथ ऑफ बुद्धा, द फेमस मौर्यन एम्परर अशोका एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म। तो मौर्यंस एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म एंड अशोका ने जो है वो बुद्धिज्म को नेक्स्ट लेवल पर लेकर गया। ठीक है। बुद्धिज्म को उसने राज्य धर्म की तरह ट्रीट किया और फिर उसको देश से, जम्बू द्वीप से बाहर भी प्रमोट करने का काम किया। ठीक है। He made the Dhamma as the basis of all his actions in spiritual as well as temporal field. तो बुद्धिज्म को एम्ब्रेस किया यानी त्रिरत्न को एम्ब्रेस किया यानी धम्मा को भी एम्ब्रेस किया। तो धम्मा की अपनी खुद की डेफिनेशन उसने बनाई और बुद्धिस्ट धम्मा को अशोकन धम्मा के रूप में उसने आगे प्रोपगेट भी किया। ठीक है। तो खैर अशोकन धम्मा हमने पढ़ ही लिया है। थ्रू हिज मिशनरी एफर्ट्स अशोका स्प्रेड बुद्धिज्म टू वेस्ट एशिया एंड सेलोन। ठीक है। वेस्ट एशिया, नॉर्थ वेस्ट रीजन से, सेंट्रल एशिया से चाइना एंटर किया अशोका के एफर्ट से, राइट, और दूसरी साइड श्रीलंका वाले रीजन में गया अशोका के एफर्ट से। दस अ लोकल रिलीजियस सेक्ट वाज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ वर्ल्ड रिलीजन। ठीक है। ग्लोबल रिलीजन के रूप में जो है वो काम किया किसने? बुद्धिज्म ने। और मॉरन्स से जो है वो मतलब इंडिया से बाहर एक इंटरनेशनल लेवल पर स्प्रेड हुआ बुद्धिज्म का मॉरन्स के अंडर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो खैर इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा और मतलब मॉरन्स के बाद क्या रही पॉपुलैरिटी? द पॉपुलैरिटी ऑफ बुद्धिज्म फर्दर इंक्रीज्ड व्हेन ग्रीक्स एंड कुशान्स। सो पोस्ट मौर्य पीरियड में ग्रीक्स एंड कुशान्स दे पैट्रोनाइज्ड एंड इवन अडॉप्टेड बुद्धिज्म, हु एस्टैब्लिश्ड देयर होल्ड ओवर नॉर्थ वेस्ट रीजन। और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में हमें गंधार स्कूल ऑफ आर्ट में हमें साफ साफ बुद्धिस्ट कल्चर्स ही देखने को मिले। ठीक है। ये इनफैक्ट कहा जाए कि सेंटर लाइन क्या है, सेंटर थीम क्या है? बुद्धिस्ट कल्चर्स ही है गंधार स्कूल ऑफ आर्ट के। ठीक है। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के भी इनफैक्ट इन द 2nd century BCE and the 1st century CE respectively embraced Buddhism. So Indo-Greeks and then Kushans embraced Buddhism.
लेकिन उसके बाद जब साक, सिंथियंस और मतलब पार्थियंस आए, फिर धीरे धीरे वो शैविज्म की तरफ या फिर वैष्णविज्म की तरफ भी जो है वो उनका झुकाव बढ़ा, जब मगध वाले रीजन से भी शैविज्म, वैष्णविज्म या ब्राह्मणिकल कल्चर का फिर से रिवाइवल हुआ। ठीक है। द ग्रेट किंग मनेंद्र एंड द कुषाण रूलर कनिष्का आर द मोस्ट प्रोमिनेंट अमंग देम, राइट। ग्रीक्स और कुषाण में से मनिंदर और कनिष्का, वी ऑलरेडी नो द नेम्स, राइट। नेक्स्ट हर्षा। अब पोस्ट गुप्ता पीरियड में आप आएंगे तो गुप्ता पीरियड में हमने देखा कि दो गुप्तास दे पैट्रोनाइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रीटेड वेल द बुद्धिस्ट भिक्षुज एंड बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज को उन्होंने पैट्रोनाइज भी किया, दान भी किया, कुछ बुद्ध स्तूप भी बने हैं गुप्त पीरियड में। आप मुझे एग्जांपल देंगे कि गुप्त पीरियड के स्तूप कौन कौन से हैं? ठीक है। लेकिन गुप्तों ने ब्राह्मणिकल कल्चर को ज्यादा प्रमोट किया, शैविज्म, वैष्णविज्म को ज्यादा प्रमोट किया। ठीक है। बुद्धिज्म, जैनिज्म को भी किया, लेकिन ज्यादा शैविज्म और वैष्णविज्म को। लेकिन हर्षा ने फिर से जो है वो बुद्धिज्म को रिवाइव करने का काम किया। इन द 7th century was the last illustrious Buddhist ruler and after his death Buddhism declined rapidly। हम गुप्त रूलर्स के बारे में ये नहीं कह सकते कि वो बुद्धिस्ट रूलर्स है, उन्होंने खुद भी अडॉप्ट किया और राज धर्म भी घोषित किया, नहीं। बट हर्षा ने खुद भी अडॉप्ट किया बुद्धिज्म को। आप मुझे बताएंगे कि किस सेक्ट को, हीनयान को या महायान को, हर्षा ने किसे एक्सेप्ट किया? ठीक है। या पहले किसे एक्सेप्ट किया था? इन द अर्ली मेडिवल पीरियड बुद्धिज्म वाज प्रैक्टिस्ड बाय पालास। सो हर्षा के बाद, हर्षा के जाने के बाद ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल होता है, और जो पाल शासक उभर के आते हैं अर्ली मेडिवल पीरियड में, वो भी, यानी कि बुद्धिज्म जो है वो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर इंडिया के बुद्धिज्म है, लेकिन वो वहां से पहुंच जाता है कहां पर? चाइना में। ठीक है। और इंडिया वाला जो रीजन नॉर्थ वेस्टर्न वाला, ये शैविज्म के कंट्रोल में आता है। यहां पर शैविज्म, वैष्णविज्म ज्यादा फैल जाता है। ठीक है। मतलब बिफोर द इन्वेजन ऑफ, मतलब तुर्कियों के या इस्लाम के इन्वेजन से पहले। और बुद्धिज्म धीरे धीरे ईस्ट की तरफ मूव कर जाता है। पाल शासक जो है वो बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करते हैं। धर्मपाल, देवपाल हमें बुद्धिज्म को पैट्रोनाइज करते हुए नजर आते हैं। और आप मुझे एग्जांपल बताएंगे कि किस पाल शासक ने किस बुद्ध मिनिस्ट्री को एस्टेब्लिश किया है, या मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड क्या क्या उन्होंने आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश किए। ठीक है। तो आप मुझे वो तुरंत कमेंट में बताएंगे। हम ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर चुके हैं उन सारे पॉइंट्स को, अगर आप रिविजन करते आए हैं तो आपको याद होंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्धिस्ट काउंसिल्स देखते हैं कब हुई, कहां हुई। तो पहली काउंसिल, अब बुद्ध के जस्ट मरने के बाद डिसाइड किया गया कि हर 100 साल बाद काउंसिल की जाएगी, वापस जो है वो रीइटरेट किया जाएगा बुद्धिस्ट टीचिंग्स को, ताकि मतलब हम बुद्ध की टीचिंग से दूर ना निकल आए। 100 साल में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है। शॉर्टली आफ्टर बुद्धा's डेथ इन 483 BCE इट वाज हेल्ड एट सप्तपर्णी केव। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर हुई है? सप्तपर्णी केव। कहां पर? राजगृह में। अंडर द ऑस्पिसीज ऑफ किंग, पैट्रोनाइज किसने किया? किंग अजात शत्रु। आप मुझे बताएंगे किस एम्पायर, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है? एंड वाज प्रिसाइडेड बाय महाकसप्पा। महाकसप्पा वाज अ डिसाइपल ऑफ बुद्ध। तो बुद्ध के डिसाइपल महाकसप्पा के अंडर, ठीक है, की प्रेसिडेंटशिप में, अजात शत्रु की पैट्रोनेज में, राजगृह वाले रीजन में सप्तपर्णी केव्स में जो है वो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल होती है, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि बुद्ध की टीचिंग्स को हमें जो है वो प्रिजर्व्ड रखना है। कैसे रखना है वो डिसाइड किया। ठीक है। इट्स पर्पस वाज टू कंपाइल द धम्मा रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स एंड विनय मोनोवेस्टिक कोड। बहुत इंपॉर्टेंट, धम्म और विनय क्या है? देखिए, धम्म जो है वो बुद्ध द्वारा दी गई डॉक्ट्रिन्स है, स्पेशली डॉक्ट्रिन्स ऑफ कर्मा, अष्टांगिक मार्ग, दीज वर द मतलब रिलीजियस डॉक्ट्रिन और फिलोसॉफिकल डॉक्ट्रिन। सेकंड वाज विनय। विनय में बताया गया है कि एक भिक्षु का या भिक्षुणी का जीवन कैसा हो। तो मोनोवेस्टिक कोड क्या रहेंगे? ठीक है, कि एक एस्टिक है, एक भिक्षु है, उसका जीवन कैसा रहेगा, यानी कि भोग विलास में, समझ रहे हैं, भिक्षुओं के लिए कोड कंडक्ट क्या है? दैट इज विनय। तो ये दो जो है वो कंपाइल किया गया, राइट। इट रिजल्टेड इन सेटलमेंट ऑफ सुत पिताका, बुद्धाज सरमन्स ऑन मैटर्स ऑफ डॉक्ट्रिन एंड एथिक्स। सो धम्मा पर जो किताब लिखी गई वो थी सुत पिताका, बहुत इंपॉर्टेंट। और विनय पर जो कंपाइलेशन तैयार की गई उसे कहा गया विनय पिताका, राइट। विनय पिताका, मोनोवेस्टिक कोड और रूल्स ऑफ द ऑर्डर। The text of Vinay Pitaka was established under the leadership of Upali. So विनय पिताका उपाली के अंडर और सुत पिताका जो है वो आनंद के अंडर, both were disciples of
बुद्धा, एंड महाकसपा वाज आल्सो डिसाइपल ऑफ बुद्धा बट ही वाज द हेड, राइट, वो प्रिसाइड कर रहा है और उसके अंडर ये धम्म पर सुत पिताका और विनय पर विनय पिताका लिखी गई, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही इसी में ही जो है वो एक तीसरी पिताका अभिधम्म पिताका ऐड होगी, एंड दीज थ्री लिटरेरी वर्क्स विल कंबाइंडली नोन एज द त्रिपिताका ऑफ बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। एंड दोज, लेकिन अभी अभिधम पिताक नहीं लिखा गया है, एंड दोज ऑफ सुत पिताक वर सेटल्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ आनंद। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट सेकंड काउंसिल आती है। सो पहली काउंसिल में बुद्ध ने जो बातें पूरे जीवन में कही थी उनको इमीडिएटली कंपाइल कर दिया गया। सो आप कह सकते हैं कि जो सुत पिताक है और जो अभिधम, सॉरी नॉट अभिधम बट जो विनय पिताक है, वो दीज टू आर द अर्लीस्ट लिटरेरी वर्क एंड द मोस्ट मतलब एक्यूरेट टू द बुद्धिस्ट टीचिंग ऑफ, मतलब बुद्ध हिमसेल्फ, राइट। बुद्ध के द्वारा खुद दी गई टीचिंग्स के सबसे क्लोज बैठती हैं कौन? विनय पिताक और सुत पिताक। लेकिन अब 100 साल बीत गए। 383 बीसी में फिर से काउंसिल हुई, कहां पर? वैशाली में। 100 years after Buddha's death in the reign of Kal Ashok, शिशुनाग डायनेस्टी, इट वॉज प्रोबेबली प्रिसाइडेड ओवर बाय सबकमी। तो अब एक भिक्षु मतलब किसने प्रिसाइड किया? सबकमी में। पैट्रोनाइज किसने किया? काल अशोक ने। शिशुनाग डायनेस्टी का है। द मंक्स ऑफ वैशाली एंड पाटलिपुत्र हैड एक्सेप्टेड सर्टेन रूल्स which were declared as contrary to the teachings of Buddha by the monks of कौशाम्बी एंड अवंती। अब यहां पर रीजनलिज्म आ गया बुद्धिज्म में भी, ठीक है। वैशाली और पाटलिपुत्र के मंक्स जो हैं वो अलग रूल्स मान रहे हैं और कौशाम्बी और अवंती के अलग मान रहे हैं, ठीक है। कौशाम्बी और अवंती के कह रहे हैं कि जो आप नए रूल्स आपने बनाए हैं वो बुद्ध की टीचिंग से अलग हैं। दैट मीन्स कौशाम्बी और अवंती वाले जो है वो विनय पिताक और सुत पिताक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और वैशाली और पाटलिपुत्र वालों ने चेंज ले आए कुछ। तो यहां पर हमें धीरे धीरे बुद्धिज्म में भी शिज्म आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। सेकेंड काउंसिल में द काउंसिल फेल्ड टू ब्रिंग अबाउट अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द टू अपोजिंग ग्रुप्स। कॉम्प्रोमाइज नहीं बन पाया किस वाले में? एक वैशाली पाटलिपुत्र और दूसरा कौशाम्बी। आप मुझे बताएंगे कौशाम्बी किस महाजनपद की कैपिटल रही, राइट। Hence the council ended in permanent split of the Buddhist order into स्थविरवादीन and महासंघिका, ठीक है। ये परमानेंट स्प्लिट हो गया, पहला शिज्म बुद्धिज्म में। जिस तरह जैनिज्म में शिज्म आया उसी तरह बुद्धिज्म में पहला शिज्म आया, स्थविरवादीन और महासंघिका। देखिए स्थविर शब्द का मतलब है जो ओल्ड है, जो पुराने फॉलोविंग्स को, तो स्थविर निकाय या स्थविरवादीन कहा जाता है, यानी जो पुरानी फॉलोविंग्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरा है महासंघ, जो बड़ा ग्रुप है। तो जो नई फॉलोविंग्स को फॉलो कर रहे हैं वो थोड़ा सा बड़ा ग्रुप था, वो महासंघ कहलाया। और जो पुरानी फॉलोविंग्स को फॉलो कर रहा है वो थोड़ा छोटा ग्रुप था, उनको स्थविरवादीन कहा गया। तो एटिमोलॉजी में भी आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा कि कौन सा शब्द कैसे फॉर्म हुआ है। मैंने हमेशा से आपको कहा है कि कोई भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है तो उस शब्द की एटिमोलॉजी में घुस जाओ, देखो शब्द की रूट कहां से है, ठीक है। तो थोड़ी सा आपको क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो स्थविरवादीन की एटिमोलॉजी क्या है? पाली शब्द है जिसका मतलब है ओल्ड, या मतलब पुराने, या एल्डर कह लीजिए, ठीक है। तो जो एल्डर्स हैं, जो पुरानी बातें मान रहे थे, ठीक है, वो स्थविरवादी हैं। और जो बड़ा ग्रुप रह गया, ठीक है, वो है महासंघिका। तो इस तरह जो है वो एक शिज्म क्रिएट हो गया बुद्धिज्म में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फॉर्मर अपहेल्ड द ऑर्थोडॉक्स विनय पिताक, ठीक है। तो मैंने आपको कहा ना, ये पुराने वाले इन्होंने विनय पिताक को जो है वो माना, ठीक है, यानी मोनोवेस्टिक रूल्स को ये मान रहे हैं। ये क्या, जो श्रमणिक रूल्स हैं बुद्ध ने जो डिसाइड किए हैं कि मोनोवेस्टिक जीवन कैसा होना चाहिए, ये उनको फॉलो कर रहे हैं। और वाइल द लेटर फेवर्ड न्यू रूल्स एंड देयर फर्दर रिलैक्सेशन। लेकिन जो महासंघिका क्या है वो थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले आए, वो थोड़ा सा मोनोवेस्टिक जीवन को उन्होंने थोड़ा आसान कर दिया। बुद्ध का मोनोवेस्टिक जीवन जो है वो थोड़ा कठिन था, दो इट वॉज नॉट एक्सट्रीम एज जैनिज्म। बुद्ध ने हमेशा से मध्यम मार्गम गच्छामि की बात कही है, बट इसमें भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन ले आए कौन? महासंघिका, ठीक है। तो ध्यान रखना है यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड काउंसिल आती है। अब फिर 100 साल बाद थर्ड काउंसिल। द थर्ड काउंसिल वाज हेल्ड एट पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका एंड वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय मोगलीपुत्र तीसा। आप मुझे बताएंगे हु वाज मोगलीपुत्र तीसा, ठीक है। इसका अशोक से क्या लेना देना है? इट रिजल्टेड इन द एक्सपल्शन ऑफ मैनी heretics and establishment of स्थविरवाद स्कूल एज ऑर्थोडॉक्स।
तो स्थविरवाद अब नाउ बुद्धिज्म में भी ऑर्थोडॉक्स और नियो स्कूल्स जो हैं वो एस्टेब्लिश होने लगे। तो जो स्थविरवाद है उसको ऑर्थोडॉक्स स्कूल यानी कि पुराने स्कूल की तरह एस्टेब्लिश या माना जाने लगा। ठीक है, नाउ द काउंसिल मेड अ न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द बुद्धिस्ट कैनोनिकल टेक्स्ट बाय एडिशन ऑफ अ थर्ड पिताका। सुत पिताक, विनय पिताक पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन विनय पिताक को स्थविरवाद मान रहे हैं, महासंघिका विनय पिताक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या विनय पिताक को विद चेंजेस फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कुछ नए चेंजेस ले आए समय के साथ, उन्होंने कहा कि बदलाव आना चाहिए और समय के साथ उन्होंने कुछ विनय पिताक में चेंज कर दिए। ठीक है, बट स्थविरवादिन्स या स्थविर निकाय ने जो है वो कोई चेंज एक्सेप्ट नहीं किए। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने जैसा कहा है वैसा मेंटेन्ड रहे सिस्टम। ठीक है, नाउ तीसरी काउंसिल में तीसरा जो है वो लिखा गया, दैट इज अभिधम पिताक। सो अशोक ने अपने हिसाब से लिखवाया, अशोक ने पेट्रोनाइज किया, अशोक ने अपने हिसाब से लिखवाया। और अभिधम पिताक विच कंटेन्ड द फिलोसॉफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ टू ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पिताक। सो अभिधम पिताक इज व्हाट, ये सुत पिताक और विनय पिताक में जो फिलोसॉफिकल बातें कही गई हैं उनकी इंटरप्रिटेशन 200 साल बाद उन्होंने जो क्रिएट करी, दैट वाज अभिधम पिताक। यानी कि 200 साल बाद की जो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से सुत पिताक और विनय पिताक की क्या इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए वो अभिधम पिताक में उन्होंने लिखी। और इस अभिधम पर बेस्ड जो है वो अशोक ने अपना धम्मा की पॉलिसी जो है वो शुरू करी। ठीक है, मतलब जुड़े हुए हैं अभिधम पिताक और अशोक की धम्मा पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द sayings and discourses of Buddha now came to be known as त्रिपिताक। ठीक है, तो अब बुद्ध की टीचिंग्स त्रिपिताक के नाम से जाने जाने लगी थर्ड काउंसिल में। नेक्स्ट फोर्थ काउंसिल आती है। सो फोर्थ काउंसिल लास्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन कश्मीर अंडर द लीडरशिप ऑफ वासुमित्र हु वाज हेल्ड बाय अश्वघोष ड्यूरिंग द रेन ऑफ कनिष्का। तो कनिष्का के टाइम में यानी पोस्ट मौर्य पीरियड में। ठीक है, इट्स पर्पस वाज टू सेटल द डिफरेंसेस अमंग 80, अभी तक 18 सेक्ट्स बट गए हैं बुद्धिज्म में। सेकेंड काउंसिल में 2 सेक्ट हो गए थे। ठीक है, फोर्थ काउंसिल तक आते आते 18 अलग अलग सेक्ट्स हो गए हैं। तो सभी अपने अपने जो है वो डेफिनेशंस लेकर बैठे हैं बुद्ध की टीचिंग्स की। शुरुआत हुई है सुत पिताक और विनय पिताक से। ठीक है, एंड कंपोज द कमेंट्रीज। ठीक है, इससे रिजल्ट क्या रहे, डिविजन ऑफ ऑल बुद्धिस्ट इनटू 2 मेजर सेक्ट्स, स्थविरवादिन्स पॉपुलर इन कश्मीर एंड मथुरा रीजन एंड महासंघिका। ठीक है, तो भले ही ये 18 छोटे छोटे सेक्ट्स थे लेकिन इनको भी मोटे मोटे तौर पे 2 हिस्से में बांटा जा सकता है। एक जो विनय पिताक यानी कि पुरानी टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, बुद्ध के द्वारा दी गई टीचिंग्स को फॉलो करते हैं, वो है स्थविरवादिन। और दूसरे जो समय के साथ बदलाव लाते गए वो है महासंघिका, जो कि बड़ा ग्रुप है, राइट, महासंघिका। टुगेदर फॉर्मिंग महायानिस, followers of greater vehicle, and the rest including स्थविरवादिन्स forming the हीनयानिस्ट। तो स्थविरवादिन ओल्डर एल्डर, ठीक है, से, और यानी कि उनकी संख्या भी कम है, इसीलिए यहां से निकलता है द लेसर व्हीकल हीनयान। बहुत इंपॉर्टेंट। महासंघिका इज द नेम सजेस्ट, महा बड़ा ग्रुप है। ठीक है, यहां से निकलता है आपका महायान। नाउ स्थविरवादिन्स जो है वो विनय पिताक मोनोइस्टिक लाइफ, गॉड में यकीन नहीं करते वो लोग। ठीक है, क्योंकि बुद्ध ने गॉड पर कोई खासी जो है वो क्लैरिटी नहीं दी है। सोल में विश्वास नहीं करते, वो मोनोइस्टिक जीवन में विश्वास करते हैं, मूर्ति पूजन में विश्वास नहीं करते, सेरेमनीज में तो बिल्कुल विश्वास नहीं करते। वहां से ये यही आपको हीनयान की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक भी नजर आएंगी। नेक्स्ट टॉपिक पे कराऊंगा आपको डिफरेंसेस बिटवीन महायान एंड हीनयान। लेकिन महायान जो है वो ओवर द पीरियड डेवलप हुआ। उन लोगों ने बुद्ध को देखा था, जानते थे वो कि इंसान की फॉर्म में, उनकी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। गंधार से शुरू होता है महायान में मूर्तियों का इंट्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि गंधार पर ग्रेको बैक्टीरियन कल्चर का इन्फ्लुएंस है, और जो ग्रेको बैक्टीरियन है वो हमेशा से ही अपनी देवताओं की मूर्ति बनाते आए हैं। और जैसे ही ग्रेको बैक्टीरियंस को बुद्धिज्म मिला तो उन्होंने बुद्ध की भी मूर्ति बना दी, वहां से मूर्ति पूजन शुरू हो गया। और जो महायान, जो महासंघिका में से महायान निकला है, उसका एक की फीचर बन गया बुद्ध की मूर्ति पूजन। जबकि हीनयान बुद्ध की पूजा भी अगर करते हैं तो सिंबॉलिक फॉर्म में करते हैं, यानी बुद्ध के फुटप्रिंट्स, कमल, बुद्ध का सिंहासन, बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं से जुड़े हुए चिन्ह, राइट। सो आगे हीनयान या महायान पर फर्दर हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे, राइट। कोडिफिकेशन ऑफ द स्थविरवादिन डॉक्ट्रिन्स एज
विभास एंड द कंडक्ट ऑफ डेलिबरेशंस ऑफ काउंसिल इन संस्कृत इंस्टेड ऑफ पाली। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हुआ है। सबसे कोडिफिकेशन हुआ, स्थविरवादन की डॉक्ट्रिन जो है वो महाविभास के रूप में लिखी गई। स्थविरवादन है अभी भी, ठीक है, ऐसा नहीं है स्थविरवादन नहीं है, ठीक है। फोर्थ काउंसिल में स्थविरवादन में से हीनयान, महासंगिका से महायान डेवलप होता है, ठीक है। और संस्कृत लैंग्वेज का इस्तेमाल होना शुरू होता है पाली की जगह। तो पोस्ट मौर्य पीरियड में धीरे धीरे पाली प्राकृत की जगह संस्कृत लेना शुरू करेगी, जिसको हाइट्स पे ले जाएंगे गुप्ता पीरियड, ठीक है, हेंस द गोल्डन एज, ठीक है। सो ये है एक छोटा सा जो है वो टेबल। फर्स्ट काउंसिल 483 बीसी, वेन्यू राजगृह, चेयरमैन महाकसप्पा, पेट्रन अजात शत्रु, एंड इंपॉर्टेंस क्या है, कंपाइलेशन ऑफ सुत पिताक एंड विनय पिताक। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आप जो है वो इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे, रिवीजन के लिए अच्छा है टेबल ये। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स की बात करते हैं। क्या क्या बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स लिखे हैं? द सेक्रेड स्क्रिप्चर्स ऑफ बुद्धिस्ट आर रिटन इन पाली, ठीक है। द वर्ड पाली मीन्स टेक्स्ट और सेक्रेड टेक्स्ट। एज अ लैंग्वेज पाली इज एन आर्काइक प्राकृत। पाली पुरानी लैंग्वेज है, उससे प्राकृत जो है वो फर्दर आगे बढ़ती है, बट ये स्टिल मिलती जुलती भाषा है। और ये लोग मतलब संस्कृत जैसे एलिट्स की भाषा है, पाली प्राकृत आम लोगों की भाषा, राइट। इसीलिए ये जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट है पाली प्राकृत में फेमस हुए, ठीक है। एंड ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ बुद्धा इट वाज स्पोकन वाइडली इन मगध एंड एडजॉइनिंग टेरिटरीज। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स इन पाली आर कॉमनली रेफर्ड एज त्रिपताक, थ्री फोल्ड बास्केट, जो कि क्या क्या है, सुत पिताक, विनय पिताक, अभिधम पिताक, राइट। सुत पिताक क्या है, कंटेन्स 5 सेक्ट, 5 निकाय हैं सुत पिताक में, ठीक है, ऑफ रिलीजियस डिस्क्लोजर्स एंड सेइंग ऑफ बुद्धा। तो सुत पिताक क्या है, बेसिकली सुत पिताक जो है वो धम्मा है। सो बुद्ध ने जो धम्मा दिया है, बुद्ध ने जो डॉक्ट्रिन दी है, फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन दी है, वो किसमें लिखी है, सुत पिताक में। और सुत पिताक में जो 5वां निकाय ऐड हुआ है उसमें जातका टेल्स हैं। तो बुद्ध ने तो जातका टेल्स के बारे में कुछ नहीं कहा, या शुरुआती स्क्रिप्चर्स में हमें जातका के बारे में कुछ नहीं नजर आता है, बट सुत पिताक में जातका टेल्स जो है वो बाद में ऐड हुई है एज 5th निकाय, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। विनय पिताक की बात करें, इट कंटेन्स रूल ऑफ मोनोस्टिक डिसिप्लिन। मैंने आपको बताया ही कि एक भिक्षु का जीवन कैसा होना चाहिए, विनय पिताक में लिखा है, जिसको स्थविरवादन फॉलो करते हैं, महायानी फॉलो या महासंघिका फॉलो नहीं करते, ठीक है। अभिधम या एग्जैक्टली नहीं फॉलो करते, जैसा बुद्ध ने तैयार किया था या जैसा पहली काउंसिल में तैयार हुआ था, वैसा महायानिस्ट या महासंघिका फॉलो नहीं करती है। अभिधम पिताक क्या बोलता है, इट कंटेन्स द फिलोसॉफिकल आइडियाज ऑफ टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस एंड आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा गया है अभिधम पिताक को। और बेसिकली सुत पिताक और विनय पिताक की ये बेसिक क्या है, ये टाइमली इंटरप्रिटेशन है थर्ड काउंसिल में, राइट। नेक्स्ट, नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट कौन से हैं, यानी कि जो बाद में लिखे गए एज लिटरेचर के फॉर्म में लिखे गए हैं, राइट, वो रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है। सो पहला तो है बुद्ध चरित्र। बुद्ध की जीवनी किसने लिखी है, अश्वघोष, हु वाज अ कंटेम्पररी ऑफ कनिष्का, रोट दिस पोएटिक बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। बहुत इंपॉर्टेंट है अश्वघोष, आप मुझे बताएंगे कि किस पीरियड, किस एज या किस डायनेस्टी से जुड़ा हुआ है अश्वघोष, राइट। नेक्स्ट है अभिधम कोशा, इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म, रिटन बाय वासुबंधु, ये भी गुप्त पीरियड का है, ठीक है, मैंने ही बता दिया, चलो। ब्रदर ऑफ असंगा, अब मुझे बताएंगे असंग किस डायनेस्टी के रूलर के कोर्ट का एक ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी स्कॉलर है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मिलिंद पान्हो, ये है प्री गुप्ता या पोस्ट मौर्य पीरियड का, यानी इंडो ग्रीक के टाइम का है ये। मनेंद्र इंडो ग्रीक शासक और मॉन्क नागसेन के बीच का जो है वो डिस्कशन है, जिसमें मनेंद्र के सवालों के जवाब नागसेन देता है और मनेंद्र जो है वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट होता है। इसकी कहानी है पूरी ये, मिलिंद पानो, तो ये कन्वर्सेशन है बेसिकली। नेक्स्ट है महावस्तु, ग्रेट सब्जेक्ट इज द, इट प्रेजेंट सम हीनयान डॉक्ट्रिन्स एंड एडिशनल मेटाफिजिक्स एंड महासंघिका सेक्ट्स। अगेन गुप्त पीरियड में लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है महावत्सु, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, ललित विस्तरा इज एन एनोनिमस बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। एनोनिमस यानी जानकारी नहीं है किसने लिखी है, रिटन इन गाथा, संस्कृताइज्ड प्राकृत, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इट कंटेन्स सम हीनयान मटेरियल बट इज लार्जली महायानिस्ट। तो हीनयान महायान दोनों एलिमेंट है, मोस्टली महायानिस्ट, लेकिन आपको टर्म याद रखना है, ठीक है, कि ललिता विस्तार क्या है। ललिता विस्तार जो है वो बेसिकली बुद्ध की एनोनिमस बायोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट, दीपवंश और महावंश जो है वो सेलॉन से रिलेटेड है, आप लोग पता होना चाहिए आपको।
These are verses, chronicles which tell the history of Buddhism in Ceylon and give valuable information on political and social history also. Of these former द्वीपवंश है बेसिकली, लेकिन दीपवंश जो है वो अभ्रंश हो गया है ये. द आइलैंड क्रॉनिकल dates from 4th century CE and has no literary merit, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा माइथोलॉजिकल बातें लिखी गई हैं, है ना. बट महावंश ग्रेटर क्रॉनिकल ऑफ द फॉलोइंग सेंचुरी, 5th सेंचुरी में लिखा गया है, कंपोज्ड बाय द मंक महानाम कंटेन्स पैसेज इन ब्यूटी एंड वाइगर, राइट. सो बुद्धिज्म से रिलेटेड है, बुद्ध के जीवन से, बुद्ध के धम्म से रिलेटेड है, लेकिन श्रीलंका के सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको थोड़ा सा ये डिपिक्ट करता है. द्वीपवंश और महावंश आपको टर्म्स याद रखनी है, श्रीलंका से जुड़े हुए बुद्धिस्ट नॉन कैनोनिकल स्क्रिप्चर्स हैं या लिटरेरी वर्क्स हैं. ठीक है, यहां पर आकर हमारा ये टॉपिक होता है खत्म. तो आज आपको ध्यान रखना है दीज नॉन कैनोनिकल पाली टेक्स्ट. ठीक है, ओके सॉरी मैंने संस्कृत वर्ड का इस्तेमाल कर दिया, ये पाली में है मोस्टली. ठीक है, या मतलब संस्कृताइज्ड जो है वो थोड़ा बहुत संस्कृताइज्ड नजर आएगा, लेकिन मोस्टली पाली में है. उसके अलावा सुत पिताक, विनय पिताक, अभिधम पिताक. उसके अलावा हमने बुद्ध जो है वो काउंसिल्स को समझा और बुद्ध हमने संघ को समझा. नेक्स्ट टॉपिक में आपको मैं बुद्धिस्ट सेक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जिसमें हीनयान और महायान के बारे में अच्छे समझाऊंगा. फिर बुद्धिज्म का डिक्लाइन कैसे हुआ, उन सब पॉइंट्स को हम अगले टॉपिक में समझेंगे. ठीक है, इस सेशन की पीडीएफ आपको कहां से मिलेगी? मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान सर हिस्ट्री. 10% का अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो डेफिनेटली मेरा कोड यूज कीजिएगा, चौहान सर हिस्ट्री. जीएस प्लस ऑप्शनल पर कॉम्बो ऑफर है जिसके प्राइस बढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, जीएस के कोर्स मिलेगा, ऑप्शनल का कोर्स मिलेगा आपको, उसके अलावा आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी जीएस की, टेस्ट सीरीज मिलेगी ऑप्शनल की, और हाईली डिस्काउंटेड प्राइस मिलेंगे 57.5K में आपको जो है वो ये सब कुछ मिल जाएगा. और एक साथ पेमेंट नहीं कर सकते तो लोन की सुविधा भी अवेलेबल है. और अनअकैडमी का प्रॉमिस भी है, 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं कॉम्बो ऑफर का, और 2 साल में अगर प्री नहीं क्रैक हुआ तो अनअकैडमी 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको और देगी. ठीक है, सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे आने वाली वीडियोस के साथ जुड़े रहें और पिछले सेशंस को भी थॉरली फॉलो करते रहें. ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए. टेक केयर, हैव अ नाइस डे.